को मेंटल, हेलो जी 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 सर, जी मेंटल को ट्रफ नहीं कह सकते। मैं अभी बता रहे हैं। ओके सब जियोस्फीयर का डिस्कस कर रहे हैं। जियोस्फीयर में हम जो अर्थ का सॉलिड अर्थ है उसको डिस्कस करते हैं, जिसमें रॉक्स हैं, उसके नीचे लेयर्स हैं मुख्तलिफ, जैसे कि देयर आर 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ। द फर्स्ट टॉप वन इज क्रस्ट, बिलो द क्रस्ट इज द मेंटल एंड बिलो द मेंटल इज द कोर। कोर के भी 2 पार्ट हैं, एक आउटर कोर है, एक इनर कोर है, ठीक है, मगर आप इसको होल कोर आप इसको कह सकते हैं। तो ये मेंटल जो है वो इट्स मोस्टली कंपोज्ड ऑफ द लिक्विड molten rocks, not liquid. In fact, we should call it as molten rocks. Okay, तो अब क्या आप स्क्रीन पे देख सकते हैं? इसको नजर आ रही है आपको? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, ये देखिए, ये स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये बेसिकली अर्थ का इनर स्ट्रक्चर है, जिसमें क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है। क्रस्ट जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है, इस वेरी थिन लेयर, जैसे कि सेब के ऊपर सेब का छिलका आता है, बिल्कुल इसी तरीके से ये क्रस्ट होता है, जो कि अर्थ के आउटर लेयर मौजूद है। उसके नीचे मेल्टन जो है वो मोल्टन रॉक्स हैं, जिसके अंदर कन्वेक्शनल करंट्स होता है। और अब जो है, अब हम इनको डिटेल में देखेंगे। क्रस्ट में ज्यादातर जो है वो लाइट एलिमेंट्स होते हैं, जैसे सिलिकॉन है, ऑक्सीजन है, ये जो है अर्थ के क्रस्ट के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। मेंटल जो है वो अर्थ का ज्यादातर जो मास है वो मेंटल पे बेस करता है। एंड मेंटल इज एक्चुअली दी 68% ऑफ द अर्थ मास, ठीक है। तो अर्थ का जो ज्यादातर मास है वो मेंटल पे मुश्तमिल है। फिर कोर है, कोर जो है वो सबसे अंदरूनी लेयर होती है, कोर कहते हैं इसको। इनर मोस्ट लेयर इट इज कंपोज्ड ऑफ वेरी डेंस एलिमेंट, ठीक है, जैसे कि आयरन और निकल। और ये कोर है जिसकी वजह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है। ओके, अच्छा, अब क्रस्ट जो है वो अर्थ का सिर्फ 1% जो मास है वो क्रस्ट है, यानी क्रस्ट एक बहुत ही थिन लेयर है, सही है, एक बहुत ही थिन लेयर है। और इस लेयर के जो है वो बेसिकली 2 तरह के पार्ट होते हैं इस लेयर के, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक ओशियानिक क्रस्ट। अब हम जरा देखते हैं। मैं जस्ट आई टेक 1 मिनट, मैं एक और फाइल खोलना चाह रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा बेहतर तौर पे उसके वो दिखा सकूँ स्ट्रक्चर। यस सर। यस सर। यस। अच्छा, कि ये जो है आपको इस वक्त स्क्रीन पे नजर आ रहा है, एक डायग्राम नजर आ रहा है, ये वही कनिंघम की बुक है, मैंने आपसे शेयर भी किया। ये आपको अर्थ का जो है इनर स्ट्रक्चर यहाँ पर नजर आ रहा है। एक और डायग्राम है जो कि जिसमें आपको अर्थ के इनर स्ट्रक्चर दिख रहा है। इनर कोर है, आउटर कोर है, और फिर ये इनर कोर सॉलिड है, आउटर कोर सेमी सॉलिड है, और फिर उसके बाद मेंटल है। मेंटल इज इस पे कन्वेक्टिव लिखा हुआ है, देखिए ग्लव्स, ये कन्वेक्शनल करंट्स होते हैं, जिसमें कि ये जो मैग्मा है वो इस तरह से कन्वेक्शन के फॉर्म में जो है वो स्टैटिक नहीं है, बल्कि वो उसके अंदर मूवमेंट है, और वो कन्वेक्शन मूवमेंट है, कन्वेक्शन की मूवमेंट, जो मैंने आपको क्लास में एक्सप्लेन की थी। अर्थ का जो पूरा जो इसकी रेडियस है वो 6370 किलोमीटर है। क्रस्ट इज अ वेरी थिन पार्ट ऑफ द अर्थ। अब क्रस्ट को अगर हम देखें तो क्रस्ट, आप इसे अब सिर्फ क्रस्ट की बात कर रहे हैं, ओके। क्रस्ट को देखिएगा कि ये जो है इट्स अ वेरी थिन लेयर, ओके, बहुत ही एक थिन सी लेयर है। और क्रस्ट जो है वो 2 पार्ट से मुश्तमिल है। एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है जो कि जिस पे सारे कॉन्टिनेंट्स मौजूद हैं, जैसे कि एशिया है, यूरोप, अफ्रीका, ठीक है। और दूसरा जो है वो ओशियानिक क्रस्ट है। ओशियानिक क्रस्ट इज थिनर देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है।
अब जरा देखिए कि क्रस्ट के नीचे जो है वो अपर मोस्ट मेंटल है विच इज द रिजिड पार्ट। ये मेंटल का ही पार्ट है, क्रस्ट नहीं है, मगर ये थोड़ा सा सख्त है। उसकी वजह ये कि ये कोर से दूर है, लिहाजा ये यहाँ पर जो है वो कम टेम्परेचर है, उसकी वजह से ये जो है वो रिजिड हो जाता है। उसके नीचे एस्थेनोस्फीयर है। ओके, एस्थेनोस्फीयर इज द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द मेंटल, और उसके नीचे जो है वो mental continues. So this is the part of the this is top 200 kilometer of the earth. अब किसी ने सवाल पूछा था क्लास में कि अगर हम यानी जमीन पे जब हम कुआं खोदते हैं, वेल करते हैं, तो कितना नीचे तक जाता है, ठीक है। तो ये जो क्रस्ट है, ये क्रस्ट दो तरह के हैं, ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इसकी जो थिकनेस है तकरीबन 40 to 50 किलोमीटर होती है, मैक्सिमम जो है ना 50 किलोमीटर तक जाती है, ठीक है। तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो थिक है और ओशियानिक क्रस्ट है वो थिन है। और ऑलराइट, तो ये आप देखिए यहाँ पर, ये आपको बताया है कि ये ओशियानिक क्रस्ट है और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। ओके, कैन सी दिस डिवीजन। ये टॉप 200 है। उसके नीचे का जो बाकी पोर्शन है वो सारा का सारा जो है वो मेंटल है, जो मोल्टन रॉक्स पे मुश्तमिल है। सिर्फ मेंटल का ये ऊपर का जो पार्ट है, सिर्फ ये पार्ट जो है वो यहाँ तक जो है अपर मोस्ट मेंटल तक, ये पार्ट थोड़ा सा सॉलिड है, बाकी सारा जो है वो ये सॉफ्ट मेंटल और बिल्कुल मोल्टन जो है वो रॉक्स हैं, पिघले हुए रॉक्स हैं, जो कि बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, तकरीबन 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका टेम्परेचर होता है। और ये जो ऊपर का जो हिस्सा है, जो कि सख्त चट्टाने हैं, ये हिस्सा और मेंटल का ये हिस्सा दोनों मिला के इनको लिथोस्फीयर हम कहते हैं, ठीक है। लिथोस्फीयर कहते हैं वो रॉक्स का जो पार्ट है, अर्थ का वो पार्ट जो कि रॉक्स पे मुश्तमिल है, उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। अच्छा, अब एक चीज और देखिएगा कि अर्थ के अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या चीज मौजूद है? अब पहले हम क्रस्ट की बात करते हैं, फिर पूरे अर्थ की बात करनी है। अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड मोस्टली ऑफ ऑक्सीजन विच इज 45%, सिलिकॉन इज 27%, एल्यूमिनियम इज 8%, आयरन इज 5.8%, ठीक है। बाकी सारे जो है वो कम होते जाते हैं। आयरन है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, दीज आर दी मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स इन दी अर्थ क्रस्ट। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन है, और फिर सेकंड नंबर पे सिलिकॉन है। क्योंकि आपको पता है कि जो मट्टी जो होती है ना, मट्टी जो रेत होती है, वो सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बनी होती है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है इसका यानी सिलिकेट्स होते हैं या तो सिलिकॉन ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। वो होता है मोस्टली। होल अर्थ क्या है? होल अर्थ इज पूरे अर्थ में जो सबसे ज्यादा जो है वो आयरन है, ठीक है। आयरन क्यों सबसे ज्यादा है आपको पता है? कोर जो है वो पूरा का पूरा आयरन और निकल से बना हुआ है, ठीक है। मोस्टली आयरन है उसमें। तो ये जो आयरन जो है ये दैट इज द कोर, दैट इज द होल अर्थ। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ आयरन। सबसे अबंडेंट एलिमेंट जो है वो सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन है, और फिर सिलिकॉन है, फिर मैग्नीशियम है, फिर निकल, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये कम क्वांटिटीज में मौजूद है। तो अर्थ के अंदर ये एलिमेंट ज्यादातर पाए जाते हैं। इसके बाद जो इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं, ओके, in very little quantities. So इसलिए इसको यहाँ मेंशन नहीं किया है। अब अर्थ के बारे में एक चीज इम्पोर्टेंट है जो समझने की है, वो ये है कि अर्थ के जो जो जियोस्फीयर है, ये इस तरह से स्टैटिक नहीं है। ये जैसे आपको नजर आ रहा है ना यहाँ पर, ये इस तरह से स्टैटिक नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि क्रस्ट अपनी जगह पर क्रस्ट ही है उसमें, और नीचे के जो लेयर्स हैं उसमें कोई एक्सचेंज ऑफ मटेरियल नहीं हो रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि ये अर्थ जो है बहुत ही डायनामिक किस्म के जो है वो, इट इज अ वेरी वेरी डायनामिक प्लेनेट, और एंड मैटर इज मूविंग अराउंड इन द अर्थ, इनसाइड द अर्थ आल्सो। यानी अर्थ के अंदर भी मैटर जो है मूव कर रहा है। जैसे कि हमने पहली क्लास में बात जिक्र किया था कि मुख्तलिफ स्फीयर्स में मेटल मूव करते हैं ना, ठीक है। हम ये कहते हैं ना कि मुख्तलिफ स्फीयर्स में मेटल एलिमेंट मूव करते हैं, और एटमॉस्फेयर से हाइड्रोस्फीयर में, हाइड्रोस्फीयर से जियोस्फीयर में जाते हैं, जियोस्फीयर से फिर बायोस्फीयर में चले जाते हैं। तो इस तरीके से
अर्थ के अंदरूनी लेयर में भी विद इन द जियोस्फीयर आल्सो देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सचेंज इन मटेरियल। अच्छा, हम उसको भी देखते हैं, रॉक साइकिल के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊं कि अर्थ के अंदर जो है वो ये उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। सही है। अब एक चीज है टेक्टोनिक प्रोसेस। टेक्टोनिक प्रोसेस क्या होता है? टेक्टोनिक प्रोसेस ये होते हैं, टेक्टोनिक कहते हैं कि जो प्लेट्स की जो मूवमेंट होती है ना, टेक्टोनिक बेसिकली मूवमेंट्स को कहते हैं। अब प्लेट्स की जो मूवमेंट होती है उसको कहते हैं टेक्टोनिक। यानी ये अर्थ का जो क्रस्ट है ये बिल्कुल सिंगल लेयर नहीं है, बल्कि इट इज कंपोज्ड ऑफ दी डिफरेंट लेयर्स। सही है। और ये डिफरेंट लेयर्स जो है ये बेसिकली किस तरह से डिफरेंट प्लेट्स से बनी हुई है। अब ये डिफरेंट प्लेट्स जो है वो किस तरह से हैं, आप ये देखिएगा कि इस वक्त ये अर्थ का मौजूदा जो है वो है कॉन्टिनेंट्स की शेप है। इस वक्त आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये डिफरेंट कॉन्टिनेंट जो आपको नजर आ रहे हैं, ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, साउथ अमेरिका, और इसी तरीके से अफ्रीका, ओके, एशिया। ये सारे कॉन्टिनेंट जो है वो देखने में आपको ये अंदाजा होगा कि इसमें जो है इनकी जो लेयर्स हैं, ये देखिए कि ऐसे ही नहीं लगता कि ये हिस्सा जो है वो यहाँ से निकला हुआ है, सेपरेट हुआ हुआ है। एक जिक्सॉ पजल की तरह से ये नजर आता है। और ये हिस्सा जो है वो यहाँ से सेपरेट हुआ हुआ नजर आता है। देखिए ये सारे हिस्से, ये पोर्शन, टॉप का जो पोर्शन है अर्थ का, मिसाल के तौर पे ये आपके जो ये कौन सा पार्ट है, ये ग्रीनलैंड वगैरह, आइसलैंड, ग्रीनलैंड वगैरह का पार्ट है। ये हिस्सा देखिए इधर से सेपरेट हुआ है, और ये हिस्सा जो है वो इधर से सेपरेट हुआ है। सही है। तो इस तरह से ये अंदाजा होता है कि ये पहले किसी जमाने में ये कॉन्टिनेंट जुड़े हुए थे, हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर ये जो देखिए, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। इसको सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक पहले एशिया से डिफरेंट सेपरेट था, ठीक है, इट वाज सेपरेट फ्रॉम द एशिया। और ये बाद में जो है ना ये एशिया से आके टकरा गया। इसका मतलब ये कि ये कॉन्टिनेंट्स जो है पहले अपनी इन जगहों पे नहीं थे, बल्कि ये मूव करते रहते हैं, और हजारों साल में जाके, लाखों करोड़ों साल में जाके ये मूव करके जो डिफरेंट शेप में चले गए, डिफरेंट जगहों पे चले गए, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिएगा कि ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हमने बात की, तो ये पहले किसी जमाने में आर्कटिक के करीब था। वो यहाँ से ड्रिफ्ट होते होते वो एशिया से टकराया, ठीक है, यूरेशियन प्लेट से टकराया। और यहाँ से टकराने के बाद जो है वो ये इससे यानी कुछ प्लेट्स ऐसी हैं जो एक दूसरे के करीब आ रही हैं, ठीक है, कुछ प्लेट्स ऐसी हैं जो एक दूसरे के दूर जा रही हैं। और ये क्यों हो रहा है? ये प्लेट्स क्यों मूव कर रही हैं? वाई आर दी प्लेट्स मूविंग? कोई बता सकता है? किसी के जहन में कोई आइडिया है कि प्लेट्स मूव क्यों कर रही हैं? पानी की वजह से। नहीं, पानी की वजह से नहीं मूव कर रही, बल्कि असल में हो ये रहा है कि जो अर्थ की अंदरूनी लेयर हैं जिसमें कन्वेक्शनल करंट है, जैसे मेंटल है, मेंटल में जो कन्वेक्शन हो रही है उसकी वजह से नीचे से ये प्लेट्स जो है ना पुश हो रही हैं। वो मेंटल की जो कन्वेक्शन है उससे ये प्लेट्स को धक्का लग रहा है, पुश हो रही है, और वो प्लेट्स जो है ना वो दूर जा रही हैं एक दूसरे के। तो जहां से प्लेट्स दूर जा रही हैं उसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज। जैसे कि ये है, ये देखिए, ये यहाँ से सेपरेट होके कॉन्टिनेंट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज। और जहां पर प्लेट्स जो है वो एक दूसरे के करीब आ रही हैं, तो ये प्लेट इस प्लेट पे चढ़े जा रही है, ठीक है, तो ये जो है ना इसको कहते हैं कन्वेक्शन प्लेट प्लेट बाउंड्री, ठीक है। तो ये प्लेट्स कहीं पर तो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, कहीं पर एक दूसरे के करीब आ रही हैं, और इससे इसकी वजह से हम इसको कह रहे हैं कि ये कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज हैं, और यहाँ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज हैं। यही कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज की वजह से ही
अर्थ के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ माउंटेन बन जाते हैं। ठीक है, यानी दो प्लेट्स एक दूसरे से टकरा रही है और उसकी जो बाउंड्री है उसके ऊपर उसका पार्ट जो है, उसका पोर्शन जो है वो ऊपर उठता चले जा रहा है। ठीक है, तो टकराने की वजह से, दो प्लेटों के टकराने की वजह से उसकी जो बाउंड्री है उस पर माउंटेन बन रहा है, और वो माउंटेन जो है वो बुलंद होते जा रहे हैं। हर साल K2 और हिमालय के जो पहाड़ हैं वो चंद सेंटीमीटर बुलंद हो जाते हैं। ठीक है, 6-8 सेंटीमीटर जो है हर साल जो है उनके हाइट में इजाफा होता चला जा रहा है। ठीक है, और यही रफ्तार है यूजुअली प्लेट्स की मूवमेंट की। ये प्लेट्स जो मूव करती हैं चंद सेंटीमीटर जो है हर साल जो है वो मूव कर जाती हैं। सो दिस इज अबाउट दी प्लेट टेक्टोनिक्स। तो इसकी वजह से मुख्तलिफ जो है कॉन्टिनेंट जो है वो ड्रिफ्ट होते हैं, और इस प्रोसेस का लिए हमें अब एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग। क्या करते हैं? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग। So the plates are moving due to the continental drifting. The continents are drifting due to the movements of the plates. That is called the plate tectonics. Okay, और plate tectonics की वजह से ये continent जो है वो move कर रहे हैं। अच्छा, बाहर जगहों पे जिस तरह से या माउंटेन बन गए ना, इसी तरीके से बाहर जगहों पे जमीन के समुद्र के अंदर भी माउंटेन बन गए, और उन्हें हम कहते हैं वो जो माउंटेन जो समुद्र के अंदर बन गए उनको हम कहते हैं मिड ओशियानिक रिजेस। ठीक है, आप ये देख रहे हैं कि स्क्रीन पे, हाँ, इसे हम कहते हैं मिड ओशियानिक रिजेस कहते हैं। तो समुद्र के अंदर भी जो है वो माउंटेन बन जाते हैं। सही है। अच्छा, अब एक और चीज है, बाहर जगहों पे जो है ना समुद्र के अंदर जो है वो जहां पर प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही है वहां पर गहरी खाइयां बन जाती हैं, यानी कि जैसे कि ट्रेंचेस बन जाती है। ठीक है, और ट्रेंचेस की जो होते हैं वो समुद्र के सबसे गहरे हिस्से होते हैं, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, दो आर दी ट्रेंचेस। अच्छा, वो ट्रेंचेस जो होते हैं उसमें सबसे डीप जो है वो, जैसे जापान में एक, जापान के करीब समुद्र में एक ट्रेंच है, उस वो सबसे दुनिया का सबसे गहरा जो है समुद्र का हिस्सा वहां पर है। ठीक है, वो तकरीबन 8-9 किलोमीटर डीप है, और यानी समुद्र की सी सरफेस से तकरीबन 8 to 9 किलोमीटर डीप है, और उसको कहते हैं मारियाना ट्रेंच। सॉरी, 11 किलोमीटर डीप है, दैट्स द 11 किलोमीटर डीप। तो ये जो है इसी तरीके से ये एक फिनोमेना। अच्छा, अब एक फिनोमेना और है, क्योंकि आपको पता है कि मैग्मा जो है वो पुश कर रहा है प्लेट्स को। ठीक है, और कन्वेक्शनल करंट है, यानी मैग्मा जो है वो ऊपर राइज हो रहा है और दूसरी तरफ से नीचे आता है। लेकिन ये जो जब मैग्मा ऊपर राइज होता है तो बाज मर्तबा मैग्मा जो है वो सरफेस तक आ जाता है। ठीक है, और सरफेस से जब वो इमर्ज होता है तो हम कहते हैं ये लावा है। ओके, तो मैग्मा सरफेस के करीब आता है, सरफेस से अगर बाहर निकल जाता है तो फिर ये लावा कहलाता है, अगर अंदर ही रहेगा तो ये मैग्मा ही कहलाएगा। और अंदर ही अगर ये सॉलिडिफाई हो जाए लो टेम्परेचर, जब ऊपर सरफेस के करीब आता है लो टेम्परेचर से ये सॉलिडिफाई हो जाता है। सॉलिडिफाई होने की वजह से जो रॉक्स बनते हैं, चाहे वो सरफेस पे आकर बने या अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाने से बने, उन रॉक्स को कहते हैं हम क्या कहते हैं उसको, इग्नियस रॉक्स। ओके, इग्नियस रॉक्स। तो आपको ये पता चल गया कि ये प्लेट टेक्टोनिक्स है। ड्यू टू द प्लेट टेक्टोनिक्स द कॉन्टिनेंट्स आर ड्रिफ्टिंग एंड वी कॉल दिस फिनोमेना एज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग। और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग के बाद जो है वो आप ये देखिएगा कि हम जो है वो ये बात करते हैं कि some continents are moving away from each other, some continents are coming close to each other, and that is why the mountains develop and the mid-oceanic ridges they develop due to the continental drifting. Alright, अब अगर हम अर्थ के क्रस्ट को करीब से देखें तो आपको ये नजर आता है कि इस तरह से ओशन है और कॉन्टिनेंट्स है। ओशन के जो अंदर जो है वो ज्यादातर ओशनिक जो एरिया है वो वही एरिया है जहाँ पर कॉन्टिनेंट्स जो है वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज जो है वो
यहाँ पर जो है वो आप देखिए कि सम ऑफ दोज प्लेसेस आल्सो कंटेन्स वॉल्केनोस। ओके, और वॉल्केनोस की वजह से जो है वो वॉल्केनोस से जो है वो ये मैग्मा जब बाहर आ जाता है तो उसको लावा कहते हैं। ओके, अच्छा 10 मिनट बाद मीटिंग खत्म हो जाएगी। जैसी मीटिंग खत्म होगी तो आप जो है वो दोबारा इसी लिंक को क्लिक कीजिएगा, सही, जो मैंने आपको भेजा हुआ है, सही है? ओके सर। ओके सर। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग जो स्टार्ट हुई इससे शुरू में ये सारे कॉन्टिनेंट जो है वो एक ही साथ थे। ये कहा जाता है कि स्टार्टिंग में जो सारे कॉन्टिनेंट एक साथ थे, और इसको इसको एक बड़ा कॉन्टिनेंट कहते थे, ये क्या था, पेंजिया। ठीक है, और उसके बाद ये कॉन्टिनेंट एक दूसरे से सेपरेट हो गए। ये देखिए साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका सेपरेट हो गए, यूरोप और एशिया, यूरेशियन प्लेट जो थी ये सेपरेट हो गया। इंडिया जो है जो अंटार्कटिका के करीब था, वो ड्रिफ्ट होते होते ऊपर आके एशिया यूरेशिया से टकरा गया। और मौजूदा जो साल जो है, अब ये देखिए 250 मिलियन ईयर्स पहले की बात है। उसके बाद जो ये इंसान से तो ये जो है इसके बाद जो है ये एक दूसरे सेपरेट होने शुरू हुए 210 मिलियन साल पहले के। देखें ड्रिफ्टिंग काफी हो चुकी है, आपको नजर आ रहा है इस पे के। और उसके बाद जो है ये तकरीबन 65 मिलियन ईयर्स पहले जो है ये कॉन्टिनेंट्स का वो शेप करीब आ गया जो कि मौजूदा है। ठीक है, और इस तरह से फिर Pangaea, an ancient supercontinent of 200 million years ago, combined all of the world's continents in a single landmass. तो ये जो है 200 मिलियन साल पहले तक ये सेपरेट नहीं हुआ था, बल्कि एक कंबाइन था 250 मिलियन ईयर्स पहले। और 200 मिलियन ईयर्स पहले जो है वो सेपरेट होना शुरू हुआ, और फिर इसकी मौजूदा शक्ल जो है वो अब क्या है, दिस इज द करंट shape of the continents is like this। हाँ, इस तरह से अभी नजर आते हैं ये। ठीक है, तो 250 मिलियन साल पहले ये सारे जुड़े हुए थे आपस में, सही है, तमाम कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अब एक चीज देखिएगा कि अर्थ को बने हुए कितने साल हो गए। हम ये बात करते हैं कि अर्थ जो है वो कब बनी। ये ओरिजिन ऑफ अर्थ को जरा सा देखिएगा, और ओरिजिन ऑफ अर्थ से ही रिलेटेड मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जो क्योंकि मैंने आपको एक बात समझाई थी ना कि हम हर चीज जो है ना वो अपनी एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन को जो है वो से सीखते हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन एनवायरनमेंट सब्जेक्ट ही ऑब्जर्वेशन का। ठीक है, आप अपने इर्द गिर्द की चीज़ों का मुशाहिदा करते हैं, मुख्तलिफ उलूम है जिनको आप कंबाइन करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो तब जाके जो है वो इन्वायरमेंट का जो है वो डिसिप्लिन बनता है। तो इट्स एन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। तो अब आप अंदाजा कीजिए कि मुख्तलिफ चीज़ों को जब आप कनेक्ट करते हैं ना, तब आपको जो है वो चीज़ें स्टोरी समझ में आती है। ये देखिए कि ओरिजिन ऑफ अर्थ जो है वो 4500 साल पहले जो है वो ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ। 4.6 4500 मिलियन साल पहले। ठीक है, 4.5 बिलियन ईयर अगो, 4.5 अरब साल पहले जमीन जो है वो बनी। अच्छा, जमीन किस तरह से बनी, कहते हैं ये कि एक बिग बैंग हुआ था। ठीक है, बिग बैंग हुआ था जिससे ये सारी जमीन जो है वो तख्लीक में आई है। और हम मुसलमानों का ये ज़ाहिर हमारी अकीदा है कि अल्लाह ताला ने पूरी कायनात तख्लीक की है। और अल्लाह ताला ने जो कायनात को तख्लीक किया है, तो ये इससे पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था। लेकिन ये अल्लाह का नूर था जिससे जिससे ये पूरी जो है जमीन बनी। और आज जो है मॉडर्न जो फिजिक्स है वो ये बताती है कि एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट हो सकती है, और मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो नूर जो है वो क्या है, लाइट है ना, एनर्जी। और एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो गई मास के अंदर।
ठीक है, और उसे हम कहते हैं बिग बैंग हुआ, जिसमें सारे सैयारे, सितारे और सोलर सिस्टम ये सारे जो है वो तख्लीक में आ गए, वजूद में आ गए। और वो जब वजूद में आए तो अर्थ बनी, और अर्थ बनी कोई 4.5 अरब साल पहले। जमीन जो है वो वजूद में आई 4.5 अरब साल पहले जमीन बनी। और जो है उसके बाद क्या हुआ कि जमीन जो है वो एक यानी अरबों साल तक जो है वो जमीन यानी उस शक्ल में रही जिसमें कोई, इसमें यहाँ पर कोई लाइफ नहीं थी, कोई यहाँ पर जानदार यहाँ पर नहीं था। और जमीन जो है वो पहले बहुत ही शुरू में बहुत गर्म थी, खौलते हुए जो है वो चट्टानें थी, जैसे कि मैग्मा है, इस तरह के पूरे अर्थ इसी तरह की थी। फिर अर्थ ग्रेजुअली जो है वो ठंडी होना शुरू हुई, ठंडी होना शुरू हुई, और पानी जो था जमीन से भाप उठती रही, और वो भाप से जो है वो बादल बनते रहे, और बादल जो है फिर वो बरसते रहे, और बारिश हो के जितनी जैसे जैसे बारिश होती गई वैसे वैसे ये जो है ना इवेपोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है ना। तो जैसे जैसे बारिश होती चली गई वैसे वैसे जमीन ठंडी होती चली गई। ओके, और इस तरीके से फिर जो है अर्थ के जो है वो जमीन जो है वजूद में आई, और फिर जमीन ठंडी होती चली गई, और फिर अपर जो जमीन की जो ऊपर की जो लेयर थी ना, उस ऊपर एक बारीक सी पपड़ी सी जम गई। ठीक है, जैसे कोई गर्म चीज को ठंडा करते हैं तो उसके ऊपर की सरफेस जम जाती है ना, एक पपड़ी सी जम जाती है। बस ऐसे ही अर्थ के ऊपर भी एक पपड़ी सी जम गई, जिसे हम कहते हैं क्रस्ट। क्रस्ट की फॉर्मेशन में के बाद नहीं जो है, नहीं हेलो, नहीं नहीं मामी किसी का माइक और है। अच्छा, तो क्रस्ट के ऊपर जो एक पपड़ी सी क्रस्ट जम गई, क्रस्ट बन गया, और उसके बाद जो है वो जमीन पे जो है वो जानदारों का वजूद आया। जो पहले जो जानदार जिनके रिकॉर्ड हमें मिलता है फॉसिल्स के जरिए, तो वो जानदार तकरीबन 550 मिलियन साल पहले वजूद में आए। ठीक है, यानी 550 मतलब 50 करोड़ साल पहले वजूद में आए। यानी 4.5 अरब साल पहले जमीन बन चुकी थी। उसके बाद जो है वो बहुत तवील अरसा गुजर गया उसको ठंडा होने में, उसको सूटेबल एनवायरनमेंट बनने में। उसके बाद जब वो सूटेबल एनवायरनमेंट बना तब जाके पहली जो है जानदार यहाँ पर वजूद में आए 550 साल पहले, 550 मिलियन साल पहले, यानी तकरीबन 50 करोड़ जो है, यानी 54 करोड़ साल पहले जो है वो 54 या 55 करोड़ साल पहले ये जानदार वजूद में है। इनका रिकॉर्ड हमें मिलता है, इसलिए हमें पता है कि भाई यहाँ से पुराने फॉसिल्स मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि इतने पुराने जो है ये फॉसिल्स मौजूद हैं। उसके बाद ये दौर जो है कैम्ब्रियन पीरियड कहलाता है। ठीक है, कैम्ब्रियन के बाद जो है वो अच्छा देखिए, जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है ना वो बहुत ही स्लो टाइम स्केल होता है, करोड़ों साल का एक एक टाइम स्केल कहलाता है। ठीक है, तो आप ये देखेंगे इसमें मुख्तलिफ टाइम स्केल दिए हुए हैं, जैसे प्री कैम्ब्रियन है, पैलियोजोइक है। ओके, और फिर उसके बाद जो है वो मीसोजोइक है, फिर सीनोजोइक है, और फिर ये मॉडर्न जो है वो ये एरा जो है वो जिसमें जो सीनोजोइक कहलाता है, जिसके अंदर इंसान जो है वो वजूद में आ गए, इंसान नजर आए। तो आप एक चीज को समझें कि इतने कदीम सालों से ये जो मुख्तलिफ जो टाइम स्केल्स चले आ रहे हैं। अब पहले पहले समुंदर में मखलूक आई। ठीक है, ये इस तरह के फाइटोप्लैंक्टन, छोटे छोटे प्लांट्स समुंदर में वजूद में आए। फिर उसके बाद इनवर्टिब्रेट्स आए, फिर वर्टिब्रेट्स आ गए, मछलियां जो है वो समुंदर में वजूद में आई। ये डिवोनियन पीरियड कहलाता है, जब ये फिश फर्स्ट टाइम जो है मर गई। फिर उसके बाद जो है ये जो है ये एराज हैं, और ये जो है इसको कहते हैं पीरियड्स। ठीक है, तो ये जो है ये जमाना आप देखिए कि 300 मिलियन साल पहले का ये जमाना है, परमियन पीरियड। ये परमियन पीरियड में ना जो है ना डायनासोर और इस तरह की बड़ी मखलूकात जो है रेप्टाइल्स वगैरह वजूद में आ गए थे। और जो है ये पीरियड था परमियन के बाद, ये क्रिटेशियस पीरियड था जिसके अंदर जो है वो डायनासोर खत्म हो गए थे। तो ये मीसोजोइक पीरियड था जब डायनासोर वजूद में आ चुके थे। ट्रायसिक और जुरासिक, जुरासिक पार्क किसी ने देखी है फिल्म जुरासिक पार्क? ये जुरासिक पार्क में ये दिखाते हैं वो कदीम जमाने के जो है मखलूक को वापस ले आते हैं। ठीक है, जुरासिक पीरियड की।
तो जुरासिक पीरियड जो है वो इसमें डायनासोर होते थे, और फिर उसके बाद जो है क्रिटेशियस पीरियड में वो डायनासोर खत्म हो गए, एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर। कहते हैं कि कोई कला से कोई सैयारा आके टकराया या कोई ऐसे कोई क्लाइमेटिक चेंजेस हुई जिसकी